नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और आज हम बात करेंगे कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और आज उनकी रिमांड से बचाने के लिए कोर्ट में अभी थोड़ी देर बाद उस पर एक निर्णय आएगा। और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा कल रिलीज हुआ जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए थे। वो एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जिस पर बात होनी चाहिए। किस तरह से जो डोनर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो पार्टियों को चंदा दे रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगे हैं कि सीबीआई ईडी की रेड के बाद पार्टियों को चंदा दिया गया है, खासकर रूलिंग पार्टियों को। तमाम बड़े डोनर्स ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये सारा खुलासा हो चुका है। और इस खुलासे का जो लोकसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा, और हम इस पर भी बात करेंगे कि जो दिल्ली का लिकर स्कैम है उसमें भी एक इलेक्टोरल बॉन्ड कनेक्शन सामने आया है। तो सबसे पहले मैं बाबा आपसे शुरू करूंगा। इस पूरे मुद्दे पर बाबा जो विपक्ष का आरोप लगा रहा है, अभी मैंने देखा कि डेलीगेशन गया था मिलने, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के थे। वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है, उनका आरोप है। और बाबा जो इलेक्टोरल बॉन्ड कनेक्शन निकल के आया लीकर स्कैम में, और दूसरा जो मामला है, आप कैसे देखते हैं? क्या आने वाला लोकसभा चुनाव, जो अभी तक हमें मीडिया के लिहाज से लग रहा था कि यार इस बार थोड़ा ठंडा माहौल है, अचानक से गर्माहट बढ़ गई है? नहीं, एक बात तो सही है कि थोड़ा सी जो है वो गर्मी तो आ ही गई है। अब गर्मी मौसम में भी आ गई है और राजनीतिक गर्मी भी आ ही गई है, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी आशंका कही जा रही थी कि शायद नहीं होंगे, क्योंकि जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। लेकिन बहरहाल अब सच्चाई ये है कि वो गिरफ्तार है। अब जो अदालत में उनका मुकदमा चलेगा। लेकिन इससे एक चीज़ सामने आई कि जिस ढंग से जो विपक्ष के नेताओं का बयान आया है, एक एक करके सभी विपक्षी दल के नेताओं ने केजरीवाल के समर्थन में आकर के बयान दिया है। कहीं कहीं पे जो है दिल्ली के अलावा भी धरना प्रदर्शन हुआ। हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में भी किया गया है। तो एक मुद्दा ऐसा है शायद जो विपक्ष के नेताओं को लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए, उनको खुल कर के बात करनी चाहिए। कांग्रेस, जो कि कई लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के बुनियाद पे अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी खड़ी करी, वो भी जो है खुलकर केजरीवाल के समर्थन में आए। और संदीप दीक्षित जैसे नेता का भी मैंने बयान सुना कि जिस शीला दीक्षित को करप्ट कह के अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक इमेज बनाई। हालांकि उन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे सभी नेताओं को करप्ट करके अपनी एक इमेज बनाई। और आप देखिए कि आज का वो दिन है जब वो करप्शन के केस में फंसे हैं। अब यहाँ से एक कड़ी जुड़ती है इलेक्टोरल बॉन्ड की। आपने कही, किसी ने मजाक में कहा कि अरे लीकर स्कैम करने की क्या ज़रूरत थी, इलेक्टोरल बॉन्ड ही ले लेते। ठीक है, ये भी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी सामने आई कि जो कंपनियां इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी को चंदा भी दिया है, जो नए डेटा आए हैं। अब इसमें छानबीन करके जो है पता चलेगा कि क्या उन कंपनियों पर जो आगे पीछे रेड पड़ी है तब उन्होंने चंदा दिया, या चंदा देने के बाद उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टेट जो क्षेत्रीय दल जिनका वहाँ पर सत्ता में, उनको चंदा दिया है। जैसे टीएमसी को भी खूब चंदा मिला है, डीएमके को भी खूब चंदा मिला है। चाहेंगे तो मैं एक बार लिस्ट में पढ़ सकता हूँ। इसमें अगर पार्टी वाइज बात करें अगर हम, तो टीएमसी की, जैसे बाबा आपने बात की, टीएमसी को 1600 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो चंदा उसको मिला है फ्यूचर गेमिंग, जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा थी। फ्यूचर गेमिंग ने उसको 542 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 281 करोड़, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 90 करोड़, एमकेजे इंटरप्राइजेज ने 46 करोड़ के लगभग, और अवीज ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये 45 करोड़ के लगभग दिया है। बाबा बीजेपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है 6000 करोड़ से ज़्यादा का, जो 2019 से जो ये एसबीआई का रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन पर अपलोड हुआ है। बीजेपी के डोनर्स में सबसे बड़ा जो चंदा है वो मेघा इंजीनियरिंग का नाम आ रहा है। बाबा मेघा इंजीनियरिंग, आपको भी पता है कि इस पे ईडी की कार्रवाई का भी मामला था, और इनको बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट भी मिले हुए हैं।
तो विपक्ष ये सब सवाल उठा रहा है। हाँ, इनको जो है मुंबई में भी प्रोजेक्ट मिले हैं इनको, चूँकि ये इंजीनियरिंग इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है, इनको हर जगह मिले हैं। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं। इनको जो है वो पहले जो तेलंगाना की सरकार थी उनमें इनको एक बहुत मेगा इरिगेशन का प्रोजेक्ट बता दूं कि मेगा इंजीनियरिंग ने अगर 584 करोड़ बीजेपी को दिए तो 195 करोड़ उन्होंने बीआरएस को दिए हैं, जो उस समय तेलंगाना की सरकार चला रही थी। इसके अलावा डीएमके को भी दिया है 85 करोड़, और वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्रा में सरकार जिसकी उसको 37 करोड़, और तेलुगु देशम जो भी फिलहाल मुख्य विपक्षी पार्टी है आंध्रा, उसको भी इन्होंने 28 करोड़ रुपए। इन्होंने फ्यूचर देख के भी इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी जो कंपनियां हैं वो हर जगह थोड़ा थोड़ा। बाबा वेदांता की बात करें, वेदांता की भी कंपनी पे रेड का मामला आया था, तो 400 करोड़ उन्होंने कुल दिए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है बीजेपी को 230 करोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन कांग्रेस को भी 125 करोड़ दिया है। नहीं, कंपनियां हर जगह थोड़ा थोड़ा लगा के रहती है ना, वो उनका एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो वो हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रखते हैं। पता नहीं इस पार्टी का कहाँ पे राज आ जाए, कहाँ पे मुझे माइनिंग में बैलेंस तो करता ही है, बैलेंस करता है, और वो सबसे मोटा चंदा उनको देता है जिन पर उनको लगता है कि ये अगली बार भी आएंगे, तो अपना एक वो आगे का वो रास्ता खोल के रखते हैं। तो इसमें हम में सब नंगे हैं। इसमें देखिए, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर सकती। यदि आपकी सरकारें कम है और आपके ऊपर उनको भरोसा नहीं है कंपनी को कि ये अगली बार भी सेंटर में चुनाव पे नहीं आएंगे, तो फिर ज़्यादा पैसा वेस्ट करने से क्या है, क्या होगा। तो इसलिए जो है आपने देखा कि ये सारी कंपनियां जो है वो अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग प्रतिशत में चंदा दिया। जाहिर है बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। ओपनिंग कमेंट आपका इसी पे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया है, ये देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियों पे तमाम तरह की जांच है और उन्होंने जम के चंदा दिया है। सबसे ज़्यादा चंदा रूलिंग पार्टी को ही मिला है, जो आंकड़ों में दिख रहा है। और केजरीवाल जिस लिकर घोटाले में जिनको बताया जा रहा है कि वो उसके मास्टरमाइंड, ईडी बता रही है, आज कोर्ट में बोला है कि मास्टरमाइंड है केजरीवाल, किंगपिन है। ईडी ने बोला है कोर्ट में कि ही इज़ द किंगपिन। उसमें भी एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अरविंदो फार्मा के जो डायरेक्टर हैं शरत रेड्डी साहब, जो पहले अरेस्ट हुए थे, अरेस्ट के बाद उन्होंने 5 करोड़ रुपए उनके अरविंदो फार्मा ने दिए बीजेपी को थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, और अप्रूवर बनने के बाद 25 करोड़ रुपए। बाबा ने एक बात अभी कही कि हमाम में सभी नंगे हैं, तो जब सभी नंगे हैं तो आप किस नंगे की तरफ देखेंगे। और इसीलिए ये तो अपने आप में बात बेमानी हो जाती है कि कौन सही चल रहा है और कौन गलत चल रहा है। ये एक किस्म से महाभारत के युद्ध की तरह हो गया। महाभारत के युद्ध में कहीं भी धर्म की रक्षा नहीं की गई थी, दोनों पक्ष धर्म पर लड़ रहे थे। जिसको जहाँ मौका मिल रहा था वो वहाँ पर दूसरे पर गलत तरीके से ही वार कर रहा था, और दोनों अपनी अपनी दुहाई दे रहे थे। और दोनों तरफ धर्म के बड़े बड़े प्रतीक भी थे। विष्णु पितामह जैसे लोग एक तरफ थे तो दूसरी तरफ तो स्वयं भगवान ही थे। फिर भी सबसे ज़्यादा धर्म का नाश उस युद्ध में हुआ था। तो आदर्श कई बार पाखंड में बदल जाते हैं। ये कम से कम और किसी से तो नहीं, लेकिन केजरीवाल से इस देश ने ज़रूर सीखा है। केजरीवाल को जो कुछ पैसा मिला, जितने लोगों को पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड को, केजरीवाल की बात नहीं है। एक सिर्फ कम्युनिस्टों को छोड़ करके उन लोगों ने उस समय एक स्टैंड लिया था, वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं लिया, सीपीएम ने नहीं लिया, सीपीआई ने नहीं लिया और फॉरवर्ड ब्लॉक ने नहीं लिया, वो अपने पर कायम रहे। इस तरह का कोई और दल क्यों नहीं किया? पार्टी को भी बहुत कम मिला है। नहीं, देखिए, फिर आपने गुनाह बेलज्जत क्यों किया? आपने क्या इसलिए कि आपको लीकर पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था? मैं नहीं जानता कि लीकर घोटाला है कि नहीं है, ये एक आरोप है। और दूसरी बात कि ये जो कहा जा रहा है कि पहली बार किसी सीटिंग मुख्यमंत्री को हटाया गया है, सीटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। इनसे पहले जिन मुख्यमंत्रियों पर भी आरोप लगा उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, नहीं तो वो भी सीटिंग मुख्यमंत्री हो सकते थे। अभी हेमंत सोरेन, बिल्कुल, हेमंत सोरेन इसके ताज़ा उदाहरण है। और जिस लालू यादव का नाम ले लेकर के रामलीला मैदान से आपने क्या क्या नहीं कहा था, हम ये नहीं कहते लेकिन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप केजरीवाल पे जरूरत से ज़्यादा आक्रामक हैं, लेकिन दूसरे लोगों को पर आप उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे लोगों ने कभी उतना पाखंड नहीं किया। देखिए,
भ्रष्टाचार से आप लड़ सकते हैं, पाखंड ज़्यादा खतरनाक होता है। ईडी और सीबीआई जो है उसका दुरुपयोग वो खतरनाक नहीं है। वो खतरनाक है ही। ईडीआई और सॉरी ईडी नहीं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो सत्ता में होता है वो लगभग करता है, और कोई ये पहली बार नहीं हुई है। अगर नहीं होता दुरुपयोग या सदुपयोग इसलिए कह रहा हूँ। एक चीज नहीं बस आपका जो है 2 दशक से ज्यादा का आपका पत्रकारी सफर है। आपने अपने पत्रकारी जीवन में, क्या आपको लग रहा है कि अभी जिस तरह से पोजीशन लीडर्स के खिलाफ ईडी सीबीआई सेंट्रल एजेंसीज एक्टिव हैं, क्या वो पहले इस लेवल पे एक्टिव थी? क्वांटम क्या इतना था? ठीक है, होता था, लेकिन जो क्वांटम अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 95% केसेस जो है अगेंस्ट अपोजिशन लीडर हैं। जो ईडी के ही केसेज हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इतना है वो पहले नहीं था। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पहले कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, मिली-जुली सरकार थी, उसका एक दबाव होता है। लेकिन उस मिली-जुली सरकार में भी लालू यादव का केस दिन पर दिन बिगड़ता गया था। अब वो मनमोहन सरकार ने अपनी ईमानदारी से किया या अपनी राजनीति से किया, इसकी व्याख्या एक दूसरी व्याख्या हो सकती है। उस दौरान भी विपक्ष के तमाम लोगों पर सवाल उठे, जिसमें कई लोग जेल गए, कई लोग इधर से उधर हुए। इस तरह की चीज़ें तब भी हुई थी, अब भी होती हैं। जो सत्ता में होता है उसके हिसाब से ही ये मशीनरी जो होती हैं वो काम करती हैं। वो उनके हिसाब से, उनका कोई सारा आदर्श, उनका सारा मूल्य सत्ता में जो बैठा होता है उससे चलता है। मैं केजरीवाल को लेकर के इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में जो कुछ विकृतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए जो एक नई व्यवस्था बनाने की बात चल रही थी, उसको सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचाया। मैं केजरीवाल, मुझे तो जानते नहीं हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत तो उनसे अदावत नहीं है, मेरा बस इसी बात को लेकर कंसर्न, और कोई नहीं। ठीक है, केजरीवाल ने ही चूँकि ये बात कही थी कि किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, कोर्ट में मामला चलेगा, आप सही साबित होंगे, आइए और फिर अपनी सरकार चला लीजिए, मुख्यमंत्री बन जाइए। ये बात दूसरे पर लागू होती है तो आप पर भी लागू होती है। ऐसे भी क्या ये है कि आप ही नहीं पद पर बने रहेंगे तो फिर दिल्ली नहीं चल सकती है। ये मेरा बस खाली। और एक बात ये याद रखिए कि भ्रष्टाचार या दूसरे जो सवाल होते हैं वो सारे सवाल ज़्यादा संगीन तब हो जाते हैं जब लोगों का विश्वास चला जाता है। और पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूं मैं आप सबसे, माफ़ी चाहिए, जल्दी थोड़ा देर में मुझे जाना पड़े। मेरा ये पॉलिटिकल सवाल है कि बीजेपी को, या हम कहें सरकार ने, चलिए लोग कहेंगे कि ये तो कानूनी कार्रवाई है, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या है? क्या एक आपने मौका दिया बाकी विपक्ष को बोलने का, या इसका जनता में भी एक कोई असर पड़ेगा, या फिर आपको लगता है आपने क्यों किया ऐसा कि इस वक्त एक रिस्क भी तो इन्वॉल्व फैक्टर है पॉलिटिकली कहें तो, जो सरकार ने ये किया? आप बोल रहे हैं? नहीं, आप अच्छा, धन्यवाद। 2-3 चीज़ें हैं आप लोगों की बातचीत से। पहली चीज़ जो पूर्णेंदु ने सवाल उठाया, वहाँ से शुरू करता हूँ, वो ये कि अरविंद केजरीवाल की नौबत गिरफ्तारी की क्यों आई, इस पर हमको विचार करना चाहिए। नवंबर के महीने में पहला उनको समन गया था और आज मार्च में गिरफ्तारी हुई है। ये 9वां समन था। क्या आप और मैं एक भी समन को बॉयकॉट कर सकते हैं? इनकम टैक्स का एक हमारे पास नोटिस आता है कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, हमारे पसीने आ जाते हैं, हम लोग दौड़ने भागने लगते हैं। ये 9 समन थे, 9 हर 15 दिन में समन आ रहा था। और अरविंद भी जानते थे और बीजेपी भी जानती थी कि मई में चुनाव होने हैं। तो क्यों आप जब नवंबर में आया था तभी आप पेश हो जाते? कम से कम आज आपके पास कहने को तो होता कि आप पेश हो गए थे, आपने कानून का सम्मान किया, आप क्यों अवॉइड कर रहे थे? पहली बात तो ये है मेरी। इसीलिए जो बात विचित्र ने बोली उसको जोड़ूंगा यहाँ पे मैं, ये वो आम आदमी पार्टी है पूर्णेंदु जिसने आम आदमी के एस्पिरेशंस को जगाया था, जिसने ये कहा था कि आम व्यक्ति अगर सीना तान के खड़ा हो जाए करप्ट नेताओं के आगे तो उनको झुका सकता है। और उसके पीछे जो आंदोलन खड़ा हुआ जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक, उसके पीछे जनता थी। आप 50 कहानियाँ कहिए कि इसने मदद की, वो सपोर्ट कर रहा था, वो सब ठीक है, लेकिन जनता का उसको समर्थन था और पुरजोर तरीके से था।
डंके की चोट पर था और सरकारें हिल गई थी भाई। एक कॉमन से आदमी को सरकार की 5 बड़ी कमेटी ने लगातार 4-5 मीटिंग के लिए बुलाया कि लोकपाल बिल कैसे बनना चाहिए। प्रणब मुखर्जी उसको चेयर कर रहे थे। ये छोटी बात नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग बैठते थे प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम के सामने। ये क्योंकि उसका जनता की ताकत थी, उसके पीछे जनता साथ खड़ी थी। अब क्या हुआ, आपने एस्पिरेशन जगाए कि आप सीधे साधे जनता के आदमी हैं। आज क्या स्थिति है, उनका घर देखिए, उनके घर को लेकर कंट्रोवर्सी कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए घर पे खर्च कर दिए। अब वो आम आदमी नहीं रहे। शराब नहीं पीना चाहिए, शराब को बंदी होनी चाहिए, ये अन्ना का आंदोलन रहा, जो अन्ना इसके हीरो है। इसके उस शराब की पॉलिसी आपने ऐसी बनाई कि शराब की 1 बोतल खरीदो तो दूसरी बोतल फ्री मिलेगी। ये शराब पॉलिसी में क्या था भाई? दिल्ली में शराब जो थी वो DSIDC बेचती थी। ये पहली बार DSIDC सरकार का उपक्रम है जो कि दिल्ली सरकार चलाती है। शीला दीक्षित की जमाने में तरविंदर मरवा उसके अध्यक्ष रहे सालों साल तक, सरदार जी। इन्होंने आके चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की दुकानें खुलेंगी और दुकानों में आप सीधे जाके बोतल उठाइए और बेच दीजिए। हाँ, मेरा कहना है कि शराब पे कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है क्या कि शराब को आप बेचने को आसान उपलब्ध करा दे, आसानी से। उनको रेवेन्यू को, सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत थी। सरकार को 2 ही चीज़ें सबसे अधिक रेवेन्यू आता है, एक पेट्रोल डीजल से और एक शराब से, जो कि GST में नहीं है। तो हर सरकार की कोशिश होती है कि इन दोनों चीज़ों की बिक्री बढ़ा दी जाए। दिल्ली में फैक्ट्रियां लग नहीं सकती। दिल्ली पूरा चारों तरफ से जितना स्टेट, दिल्ली के मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का जो इलाका है, वहाँ पे औद्योगिक चीज़ें नहीं लग सकती। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से रिस्ट्रिक्शंस है पॉल्यूशंस को लेके, पॉल्यूशन के मामले पे। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र उन्होंने अपना रेवेन्यू ऐसे बढ़ाया क्योंकि उनको तमाम स्कीम्स अपनी बनाए रखनी थी। ये फ्री देना है, वो फ्री देना है, वो स्कीम चलानी है, वो कार्यक्रम करना है, इसके लिए स्कीम को लेके आए। लेकिन आज की तारीख में जो स्कीम लेके आए, उस स्कीम में अगर ये टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसा कि बार बार ED ने अपने बातचीत में कहा है कि फेस टाइम कॉल हुआ है, अरविंद केजरीवाल से बात हुई है, मैं नहीं जानता सच है कि गलत है, पर वो इस तरह के डेलिब्रेशंस ED ने तमाम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, चाहे उस मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे संजय सिंह का मामला हो, ये कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम आया। तो ऐसे में अगर जब मामला आ रहा था, आपका नाम था, क्या आप इसलिए समन को अवॉइड कर रहे थे? क्यों आप समन पे नहीं गए? आपको समन पे जाना चाहिए था। आप अगर आज समन पे चले गए होते उस वक्त पे, तो आज ये नौबत नहीं आती कि चुनाव के वक्त में हम ये बहस कर रहे होते कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा। अब सहानुभूति, जो बाबा ने सवाल पूछा कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, मुझे लगता है ये डिपेंड करेगा कि अगले 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर क्या नैरेटिव सेट किए जाते हैं दोनों तरफ से कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं तो बीजेपी नैरेटिव सेट कर लेगी। नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी कम नहीं है। सोशल मीडिया पे इनकी बहुत बड़ी टीम है और सोशल मीडिया पे अगर ये हमदर्दी जगा लेते हैं और 2 ही चीज़ें बोल रहे हैं कल से, मैं आतिशी को सुन रहा हूँ, अरविंद को सुन रहा हूँ, क्या कि जेल चले जाएंगे लेकिन देश को नहीं झुकने देंगे, देश के लिए मैं आज देश की माँ का सपूत हूँ मैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काला पानी की सज़ा मिली है, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कुर्बानी होने वाली है। ये नैरेटिव कितना सेट कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, ये अब देखने की बात है। मैं इस पर क्या, एक छोटी सी बात कहा कि मैं जा रहा हूँ, माफ़ी चाहता। अब मैंने अपने ड्राइवर को पूछा कि भाई वो त्रिलोकपुरी में रहता, तुम्हारे यहाँ क्या रिएक्शन है? बोला औरतें थोड़ी दुखी हैं। मतलब क्यों? बोला उनको फ्री बस में जाना मिलता है और ये मिलता है। तो वो ये नहीं बोला कि मैं दुखी हूँ, उसने बोला औरतें दुखी हैं। तो एक वो कैटेगराइज है। यही बात काम वाली बाई ने भी कहा, लेकिन वो ड्राइवर का रिएक्शन वैसा नहीं था कि नहीं सर बुरा हुआ, या ये बात नहीं बोला, औरतों के ऊपर बात डालना है। माफी चाहता हूँ। ठीक है, बाबा का शो है तो उनको निकलना पड़ रहा है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो अब बस छोटी टिप्पणी आप लोगों की कि एक तो वो मूल सवाल कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं विपक्ष के को लेकर के उनकी अति सक्रियता ज़्यादा है, जो लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण, जिस पर हम बात करना चाहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा आया है, अब एक कोरिलेशन स्थापित हो रहा है कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया, ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आ गई हैं। बहुत सारी एजेंसियां जिन पर रडार में थी, सेंट्रल एजेंसीज की जांच उनको लेकर भी चल रही थी। तो क्या ये जो कनेक्शन है कि क्या उस वजह से चंदा दिया गया, और दिया गया तो वो एक तरह का करप्शन है, क्या उसको लेकर के कोई जांच होगी? आप लोगों को क्या उम्मीद है कि कुछ ऐसा होगा? मतलब हम लोग तो बात कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ ऑफ द डिकेड है। नहीं, जो लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं उसको न्यूज़ ऑफ द डिकेड कह रहे हैं।
पर मेरा इसमें कहना है कि जब बात शुरू में आप लोगों ने की हमाम में सब नंगे हैं, कौन किसको सजा देगा? क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी या टीएमसी चाहेगी कि फ्यूचर गेमिंग वाला जेल चला जाए, या क्योंकि उसने बीजेपी को भी दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वेदांता वाला जेल चला जाए क्योंकि उसने बीजेपी को दिया और हमको नहीं दिया? अरे सबको दिया है ना। आपको 1 रुपये मिला, इनको 100 रुपये मिले। इन्होंने 100 रुपये लेके चोरी कर लिया, आपने 1 रुपये लेके भलाई का काम किया क्या बताइए ना मुझे। ये ऐसा ये गुब्बारा खुल गया है जिसका अंत में निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सब ने लिया है। भले किसी ने 1 रुपये लिए, सब मिले हुए नहीं है। बीजेपी को आप इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज उनके पास कंट्रोल में है। ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, एनआईए है। इनके जरिए वो जांच करके इन लोगों पर लगाम कसते थे, इन लोगों से पैसा लिया, बॉन्ड लिया और फिर इनके खिलाफ ढीले पड़ गए। जांच एजेंसियों ने जांच आगे नहीं बढ़ाई। मोटा मोटी क्विड प्रो को जिसको कहा जा रहा है, या अपने फ़ायदे के लिए हफ्ता वसूली, कांग्रेस की भाषा में बोलूँ तो फिर कांग्रेस को क्यों मिला? कांग्रेस तो सत्ता में थी नहीं। इन्हीं कंपनियों ने उनको 100 रुपये दिए, इनको 2 रुपये दिए, फिर कांग्रेस को क्यों दिया? किस उम्मीद में दिया कि कल अगर ये सत्ता में आएंगे तो हम पर जांच ना करें? ये गंभीर है ना। यू आंसर्ड मी, मैंने इसीलिए सवाल खुला छोड़ा था कि कांग्रेस के पास 4-5 राज्यों में राज्य सरकारें थी, और आज भी पुलिस जो है राज्य की, वो राज्य मुख्यमंत्री के अंदर में आती है। वो चाहे तो किसी कंपनी पे कानून का बंधन लगाकर परेशान कर सकती है, जेल भेज सकती है। मेरे लिए ये मुद्दा तो ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पिंडोरा बॉक्स खुला है, ये बहुत अच्छी बात है, और इस पर लंबी बहस की ज़रूरत है कि चुनाव व्यवस्था को कैसे साफ सुथरा किया जा सकता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम सबको आने वाले वक्त पे तवज्जो देनी चाहिए, और वो ये कि क्या राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह से चंदा लेती हैं उनको बैन कर देना चाहिए? ये मुहिम कौन छेड़ेगा? क्यों हमको चंदे की ज़रूरत है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चंदा देने वालों की जितनी लिस्ट मैंने पढ़ी से, जितना मेरे पास सामान्य ज्ञान है, 6 या 7 कंपनियां फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। फार्मा कंपनियां जो जान बचाने की दवाइयां बनाती हैं, उनको चंदा देने की क्या ज़रूरत है? क्या वो गलत दवाई बनाती हैं कि अगर कल मुझ पर केस हो जाए तो मुझे मेरी फला बचा ले जान? दवाई कंपनी जिसका काम जान बचाना है, वो ये कैसे कह सकता है कि मैं चंदा दूंगा? क्या वो चोरी से दवाई बनाता है? क्या वो गलत ज़मीन पे फैक्ट्री लगा रखी है उसने? क्या वो पॉल्यूशन के मानकों का पालन नहीं करता है? क्यों वो चंदा देता है? ये गंभीर सवाल है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को चंदा देने का अधिकार होना नहीं चाहिए, और अगर चंदा देती हैं तो उन्हें पूरे सामान लेकर सीज कर देना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो। मैं ये क्यों ना मानूं कि सरकारें ऐसी दवा कंपनियों को मदद करती हैं, उनको इस्टेब्लिश करने में, उनकी दवाइयों को बिकवाने में, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में बिक रही हो, चाहे वो CGHS से बिक रही हो, चाहे ESIC में बिक रही हो। क्या सरकारों का कोई मिली भगत है इन फार्मा कंपनियों के साथ? फार्मा कंपनियों को क्यों चंदा देने की ज़रूरत है? ये जो आखिर में सुमित जी ने कहा, मैं उसी पर सोच रहा था, और मैं उसी पर बोलना चाह रहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किसको नहीं मिला, और किसने कौन बहुत पैसा लेकर के भी ईमानदार है और कौन पैसा लेकर के अपवित्र हो गया। ये सवाल है ही नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने पैसे लिए हैं। जिसकी जितना दामन बड़ा है उतना ज़्यादा उसको भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिली है। सही बात है। जिसके जितना असल चीज़ जो इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों से लेकर के अस्पतालों तक की बात की है, ये सवाल है। और इनकी भी छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं शराब कंपनियां ही, या फिर जो इंफ्रा कंपनियां ही हैं, या फिर जो सीमेंट की स्टील वगैरह की कंपनियां हैं, वो भी अगर इस तरह से पैसे देती हैं गुपचुप तरीके से, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खोल दिया है। नहीं तो ये बताइए कि इस तरह से वो पैसे देंगी तो वो पैसे किससे वसूलती हैं? वो पैसे तो इस देश के आम आदमी से ही वसूला जाएगा ना। तो वो आम आदमी ये कर रहा है। तो असल मुद्दा सवाल ये है, फिर वही बात होगी कि आम आदमी अपना ही सवाल नहीं सुनना चाहता। ये शायद है कि लोग देखना चाहते हैं कि नेता कौन ले लिया, नहीं ले लिया। हमारी पार्टी जो बहुत महान है, जो देश के लिए मरती है, उसके नेता ले लिए तो क्या हुआ? वो तो देश के लिए मर रहे हैं। दूसरे कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारी पार्टी देश के लिए मर चुकी है तो इसलिए हमारे नेता ले लिए। लेकिन असल चीज़ यही है कि कितना पैसा उसमें जो जितने भी पैसे मिले हैं कंपनियों से, फार्मास्यूटिकल से लेकर के, स्टील कंपनियों से लेकर के, अस्पतालों तक से, और यहाँ तक कि शराब कंपनियों और जुआरियों से भी ये पैसे लेकर के वो बाद में और भ्रष्टाचार ही तो फैलाएंगे। तो
भ्रष्टाचार का मैंने कहा, भ्रष्टाचार का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक उस भ्रष्टाचार को आप पाखंड के मीठे कोट में, मिठास का उस पर कोट लगा करके रखेंगे, जब तक उसका ये नहीं करते हैं। क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं कि हर कोई अपने आप को ईमानदार कह रहा है, तो ईमानदार वो खुद को कह रहा है। केजरीवाल जी ने अभी जो सर बोल रहे थे कि केजरीवाल ने बोला ना कि भाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहा है कि हम बाहर रहें चाहे भीतर रहें देश की सेवा करते रहेंगे। ऐसी कौन सी देश की सेवा है कि बिना पद पर रहे देश की सेवा नहीं की जा सकती? हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि आप एक नागरिक के रूप में जो भी काम आपको दिया जाए आप उसका सच्चे मन से निर्वाह करिए, वही सबसे बड़ी देश सेवा है। तो फिर इसके लिए पद पर बैठने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपको बैठ गए अच्छी बात है, लेकिन उसी समय आपके अंदर इतना भाव होना चाहिए। जिन दो लोगों का नाम, कल आपने गांधी का नाम लिया, वो गांधी का नाम नहीं लेते ज़्यादा, मैं बताऊं, वो हिसाब से लेते हैं। पंजाब में उन्होंने आम्बेडकर और भगत सिंह का लिया। भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में देश छोड़कर, दुनिया छोड़कर चले गए, और आम्बेडकर देश के गृह मंत्री थे, कानून मंत्री थे। वो चाहते तो पद पर बने रह सकते थे, लेकिन वसूलों का सवाल आया, उन्होंने छोड़ दिया था। आप पद छोड़ देते, और यही असली सवाल है। नहीं, मैं केजरीवाल और गांधी और सब की बातें हो रही हैं, और विचित्र जी के पास इतिहास बहुत अच्छा है। विचित्र जी बहुत पढ़े लिखे सज्जन आदमी हैं, रिसर्च करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, इनकी बातें सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन एक न्यूज़ की चीज़ देखी, मुझे तो मेरा एक बता देना चाहिए, शायद आप लोगों को काम आए दर्शक, क्योंकि अब विषय वही है। अरविंद जी के बारे में ये बातचीत बहुत हो रही है कि नंबर 2 कौन, अगर वो जेल चले गए तो पार्टी कौन संभालेगा, कौन चलाएगा। ये बहुत, इस पर लोगों की बहुत दिलचस्पी है कि भाई हाँ, कि आपका मुखिया कौन होगा। अगर जेल से सरकार चल रही है, लेकिन किसी एक को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से अरविंद जी की वाइफ सुनीता जी एक्टिव हुई हैं, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है। आजकल वो सुनीता केजरीवाल ट्वीट करने लगी हैं। अब वो खुद करती हैं या टीम से कोई करता है, वो लिखती हैं अपने ट्वीट में, कुछ देर पहले का ट्वीट है ये, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानती है, जय हिंद। ये पढ़ के क्या लगता है? ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ट्वीट लिख के दे के चले गए थे। भाषा सुनकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जाने के पहले, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुनीता केजरीवाल का ट्विटर पे एक्टिव हो जाना, ट्वीट करना, जबकि ऑफिशियली उन्होंने आई थिंक पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं की मुझे नहीं पता है। ये उसी तरफ, ये 32 मिनट पहले का ट्वीट है उनका, जब हम चर्चा कर रहे हैं इसके बीच में। और इस बीच में उन्होंने कई सारे आतिशी के और अपनी पार्टी के दूसरे लोगों के रीट्वीट्स भी किए हैं। तो सुनीता केजरीवाल का एक्टिव होना, क्या आम आदमी पार्टी को अपना नया चेहरा मिल गया है, एक नया केजरीवाल मिल गया है? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन भी जाए, क्योंकि जेल से सरकार चला रहा। अगर लंबे समय के लिए जेल चले जाते हैं, जैसे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या सत्येंद्र जैन गए, तब मुख्यमंत्री बने रहना आसान नहीं होगा। उस स्थिति में पद छोड़ना पड़ेगा। मुझको भी यही लगता है कि केजरीवाल की राजनीति जो पिछले 13 वर्षों में हम समझ पाए हैं, मुझे ये पूरा लगता है कि वो सुनीता पर ही यकीन करेंगे सबसे ज़्यादा। वो मुझे नहीं लगता किसी दूसरे को राज देंगे। और इस बात पे दिया जाएगा कि केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये पार्टी वाले ही नहीं मानते हैं। उन्हीं को लगता है कि सुनीता केजरीवाल से योग्य कोई नहीं है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।